इतने बटन से मैं भूल जाता हूँ कि रिकॉर्डिंग भी ऑन करना है। लास्ट में आके यही रह जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि लेक्चर खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग है ही नहीं। देखिए ये कंसेप्ट कब आया, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, है ना। तो कोल्ड वॉर किन के बीच चल रहा था? कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बीच में। कैपिटलिस्ट किसके लीडर कौन थे? अमेरिका, यूएसए। और सोशलिस्ट कंट्रीज के लीडर कौन था? यूएसएसआर। उस टाइम पे यूएसएसआर थे ना, जिसको आप रशिया कहते हैं। तो जो कैपिटलिस्ट थे वो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहते थे, कि वो मॉडर्न थिंकिंग की थी बात थी, कैपिटल प्रॉफिट के लिए काम किया जाए। ठीक है। सोशलिस्ट जो थे वो चूंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। सोशलिस्ट समझते हैं सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिज्म क्या है? व्हाट इज सोशलिज्म? और कुछ पिन पॉइंटेड आंसर तो नहीं हुआ है। मैं अगर बोलूं कि प्रवीण के बारे में बताओ, आपने कहा कि हरियाणा में रहता है। हरियाणा में तो बहुत लोग रहते हैं, चंडीगढ़ में कोचिंग करते हैं, चंडीगढ़ में बहुत कोचिंग करते हैं। हमें प्रवीण के बारे में बताना पड़ेगा ना, या हमें ठाकुर साहब के बारे में बताना पड़ेगा? एक एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को यहाँ पे समझने की जरूरत है। बहुत लिखा दिया सर ने। सोशलिज्म, समाजवाद, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ? व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? अब देखो, अब समझ में आ रहा है मेंस आंसर राइटिंग में क्या गड़बड़ करते हो आप लोग? टर्म्स पे ध्यान नहीं देते। कहाँ पे ध्यान देना है, जो मैंने उस दिन सिखाया था? किस पे ध्यान देना है? टर्म्स पे, और हर छोटी चीज पे ध्यान देना है। कितने चेयर है कमरे में? स्टेबलाइजर कितने? आप देखो इस चीज को, मतलब छोटी चीजों पे जब आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे ना, आप यूपीएससी के उतने नजदीक आने शुरू हो जाओगे। ब्रेन पावर बढ़ेगी ना, मेमोरी पावर बढ़ेगी। जब मेमोरी होगी तभी एनालिसिस भी होगी ना, किसी भी चीज को दूसरा कनेक्ट कर पाओगे आप। मेमोरी ही नहीं है तो कनेक्ट कहां करोगे? समझे? यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब क्या? इंडस्ट्री और रेवोल्यूशन से मिलकर बना है। इंडस्ट्री मतलब क्या? तो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी हो सकती है। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करते हैं जहां पे प्रोडक्शन वाज डन बाय मशीन्स, नॉट बाय ह्यूमन और एनिमल पावर। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, जो सडन होता है, एकदम से हुआ। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो एकदम से नहीं हुआ, वो धीरे 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 बढ़ रहा। आज भी हो रहा है, चल ही रहा है ना कंटिन्यूटी में, रेवोल्यूशन तो चल ही रहा है। नई तरीके पहले इंसान करते थे मशीनों के थ्रू, अब रोबोट करते हैं। इंसानों की जरूरत नहीं है, बस बैठा हुआ कंप्यूटर में सेट कर दिया, उतना प्रोडक्शन हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो सडन प्रोसेस नहीं है, क्रांति जिसको आप कहते हैं। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, एकदम से आगे। ये क्रांति नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है कि इंसान और जानवरों की जगह प्रोडक्शन के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना, जिसको फैक्ट्री कहते हैं। जैसे बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं,
जो स्टीम पावर से चल रही है या बिजली के पावर से चल रही है या पानी के पावर से चल रही है, उसके लिए आपको इंसान या जानवर लगाने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आता है कि इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी होती है। जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो खेती बाड़ी के साथ साथ थोड़ा बहुत हैंडीक्राफ्ट का भी काम कर रहे होते हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में एक कॉमन चीज क्या है कि उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगा। आप ऑर्डर दोगे तो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको ऑर्डर मिलेगा। वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब डिमांड ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाती है तो पैसा आता है इनके पास। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया, पैसा आया इनके पास, तो क्या हुआ, R&D रिसर्च में पैसा लगने लगा, और पैसा लगने के साथ साथ नई नई मशीनें इजाद होने लगी। पहली बार ऐसी जहाज बन रही है, पहली बार ऐसी इंजन बन रही है जो बिना घोड़े के दौड़ रही है, अपने आप अपनी ताकत से, है ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के फायदे बहुत हुए, प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, इकोनॉमी बहुत बढ़ गई, लेकिन उसका नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि जो लेबर सप्लाई करनी थी शहरों में, उसके लिए छोटे गांव में चकबंदी की गई, लैंड रिफॉर्म्स किए गए, और छोटे जो किसान थे उनसे जमीन लेके बड़े किसानों को दे दिए गए। अब छोटे जो किसान थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उनको नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए कहां जाना पड़ा, शहरों की तरफ भागना पड़ा। जब वो शहरों की तरफ भागे तो उस टाइम पे कोई लेबर लॉ नहीं होता था, कोई संडे का ऑफ नहीं होता था, कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं था। तो क्या था आप पूछोगे, पूछो। 15-15 घंटे, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम करने पड़ते थे, मेल्स को भी, फीमेल्स को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी। छोटे छोटे बच्चों को माइन से भेज दिया जाता था, जहां पे आम आदमी, एक बड़ा 6 फुट का आदमी, 5 फुट का आदमी नहीं जा सकता, छोटा बच्चा घुस सकता है, लेकिन अंदर गैस वगैरह बहुत होता, सफोकेशन से बच्चे मर जाते थे। ट्रॉली खींचने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाता था। इन लोगों का रहन सहन कैसा था? आप झोपड़पट्टी समझते हैं, जो आप झोपड़पट्टी इंडिया के देखते हैं उससे कई गुना बदतर हालत में उनके रहन सहन था, यानी कि सनलाइट तक नहीं पहुंचता था। एक बार लंदन में आग लग गई झोपड़पट्टी में, जहां पे ये लोग रहा करते थे, कॉलोनीज कहते थे इनको, लेबर कॉलोनीज। वहां पे कितने लोग मर गए गिनती नहीं थी, क्योंकि कोई बाहर निकल नहीं पाया, डिंगे डिंगे से छोटे बने हुए, अनऑर्गेनाइज्ड। कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, इतना हीट आता था, कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं था, लोग, किसी का हाथ कट गया, किसी को करंट लग गया, किसी को कुछ हो गया, लोग ऐसे ही मर गए, कोई पूछने वाला नहीं। तो एक कंसेप्ट डेवलप हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिसको हम सोशलिज्म कहते हैं, जिसमें सेंट साइमन वगैरह जो थे, इन्होंने और इनके तरह के बाकी बुद्धिजीवियों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने कंसेप्ट निकाला समाजवाद का, जिसमें ये इमेजिन किया गया कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं लेबरर्स के साथ, इसीलिए क्योंकि कैपिटलिज्म है, यानी कि जो फैक्ट्री के मालिक है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रोडक्शन जो है, अगर ये if the production will be there in the hands of government, समाजवाद क्या कहता है कि प्रोडक्शन शुड बी देयर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के हाथ में होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट आएगा वो किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, और गवर्नमेंट के पास जब पैसा आएगा तो वो किसके लिए खर्च करेगी, वेलफेयर ऑफ पीपल। सारी सारी प्रोडक्शन किसके हाथ में होनी चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ। साइडोलॉजी है, लोग बड़े खुश हो गए, जैसे आप लोग खुश हो गए, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, वाह वेरी गुड, शाबाश। इसमें एक फ्लो है, क्या फ्लो है, आज खुश तो बहुत हो रहे हो गए हैं, बताओ क्या फ्लो है, तो खुश हो रहे हैं, क्या फ्लो है भाई, बताइए, समझ में नहीं आता है? फ्लो नहीं, वो फ्लो नहीं, एक कमी है,
इस थ्योरी में एक कमी है। हाँ, बिहारी से बतिया रहे, थोड़ा बहुत तो प्रोनाउंसिएशन में कंप्रोमाइज करना पड़ा। हैं? बताइए भैया। नहीं नहीं, वो छोड़ दीजिए अभी, अब इस थ्योरी की बात समझिए, ये क्या है इस थ्योरी में। आप तो सरकार को शक की निगाह से देखते भरोसा कीजिए सरकार। ठीक है, मैं मानता हूं हम सबका एक्सपीरियंस आप जैसा ही है कि नहीं होता जो बातें कही जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए मान लेते हैं सरकार अच्छी है, हम मानते हैं सरकार अच्छी है। अरे ये एग्जाम में भी मानना है सरकार बहुत अच्छी है ना, इंटरव्यू में मानना है सरकार बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा काम। क्या फ्लो है? फ्लो ये है कैसे ये काम कैसे अचीव करिएगा, हाउ। बड़ी बातें कर दी, कैसे ये सारा का सारा प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास कैसे जाएगा। ऐसे तो नहीं सारे कैपिटलिस्ट को बुलाओ, इधर आओ, चलो चलो खड़े जाओ लाइन से, आया, हाँ, सारे अपने कब्जे में, ऐसे करोगे? ऐसा नहीं हो सकता ना, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा कैसे से सब कुछ ले लोगे? बोलेगा मैं क्यों दूं आपको। हाँ। फिर एक थिंकर आए, उनका नाम सुना है? क्या नाम है उनका? उन्होंने कार्ल मार्क्स के बारे में सुना है? सबने सुना है लगभग। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। इन्होंने कहा कि ये थ्योरी है भैया, ये तो यूटोपियन थ्योरी है। यूटोपियन मतलब ड्रीम लैंड, बिल्कुल ठीक करें, ड्रीम लैंड, सपने में जीने वाले लोग, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इंसान जो अचीव नहीं कर पाता वो सपने में अचीव करता है ना। जो मूवीज है वो क्या है? सपने ही तो है, ड्रीम्स। उन्होंने कहा ये यूटोपियन थ्योरी है, इसका कोई सर पैर ही नहीं है, अचीव कैसे कर सकते। So he had given a theory of क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल की थ्योरी क्या है? ये दो क्लास है, इसको उन्होंने कहा, इस थ्योरी को उन्होंने क्या कहा? साइंटिफिक टी है, सोशलिज्म, वैज्ञानिक समाजवाद। इन्होंने कहा कि भाई दो क्लास है, एक कैपिटलिस्ट क्लास, एक लेबर क्लास। कैपिटलिस्ट सारा प्रॉफिट ले आता है, लेबर के पास कुछ नहीं बचता। लेबर के पास क्या है? एक हथौड़ा और एक हसिया, जो इनका मार्क्सिस्ट का देखेंगे तो हथौड़ा और हसिया भी है ना, मार्क्सिस्ट जो उनका सिंबलम भी। उन्होंने कहा कि दुनिया के जितने भी लेबर हैं, मजदूर हैं, वो एक हो जाए, आपके पास नंबर है, आपके पास ताकत है, और एक रेवोल्यूशन क्रिएट करो, क्लास स्ट्रगल, ब्लड बाथ। कहते एक लंबा संघर्ष होगा, कैपिटलिस्ट जो कि कम है उनको हरा दिया जाएगा, और ताकत किसके हाथ में आ जाएगी? लेबरर्स के हाथ में आ जाएगी। अब यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी यहां शुरू होगी, और कहानी क्या बनेगी कि लेबरर्स जो है वो सारी ताकत गवर्नमेंट को देंगे। तो ये जहां पे था क्वेश्चन कि कैसे, उसका उन्होंने आंसर यहां पे दिया। तो आप रशियन रेवोल्यूशन देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, माओ त्से-तुंग, सब उसी थ्योरी के ही उपज है ना। कम्युनिज्म जिसको आप कहते हैं, सोशलिज्म, समाज। इन्होंने कहा कि क्लास स्ट्रगल कीजिए, जिसको उन्होंने साइंटिफिक सोशलिज्म कहा, और इससे कहा कि इससे एक समाज का निर्माण होगा, और एक ऐसा समाज बनेगा जिसमें सारा प्रोडक्शन जो है वो सरकार के हाथ में होगा। सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, प्रॉपर्टी के राइट्स भी, सारी प्रॉपर्टी सरकार की होगी। सरकार काबिलियत के हिसाब से सबको चीजें प्रोवाइड करेगी, वेलफेयर करेगी, सब कुछ सरकार का। लेकिन इसमें भी एक फ्लो है, फ्लॉ है, नो नो फ्लॉ, हाइनेस फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है बताइए?
बताइए। देखो मैं वही कह रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना ही बड़ा बड़ा काम होता है। बड़े बड़ी चीजों को ऑब्जर्व करना और कोई कर ले, देखो वहां पे पहाड़ है लेकिन पहाड़ बना कैसे, कौन से मिनरल्स हैं, क्या है, ये बड़ा काम। जी बताइए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। क्या सबको बराबर का ही मिलेगा? आप कितने टैलेंटेड है उसको फर्क नहीं पड़ता, ज्यादातर लोगों का तो यही होगा। और क्या फ्लॉ है? जी, क्या बताइए। ब्लड बाथ दिखे ना आपको? कितने लोग मरेंगे इसमें? वायलेंस है, रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, आर्म्ड रिबेलियन की बातें हो रही है, खिलाफ किसी को मारने की, किसी से आप उसका अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? इसकी जगह पे एक नया सोशलिज्म आएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अपने आइडियोलॉजी को लेकर के लोगों के पास जाइए, पार्टी बनाइए। सेंट साइन कार्ल मार्क्स ने, नहीं पूरी फॉलो हुई है। तो रशियन रेवोल्यूशन में क्या है, माओ त्से एग्जाम्पल दिया, उसमें क्या हुआ? बहुत लोग हैं। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या हुआ कि भाई अपनी पार्टी बनाइए, लोगों तक बात जाइए, मेजोरिटी से विन कीजिए इलेक्शन, सरकार बनाइए, और सरकार बनाने के बाद सारा प्रोडक्शन सरकार के पास ले लीजिए। क्लियर? तो सोशलिज्म जो था, कम्युनिज्म जो था, ये सेकेंड वर्ल्ड कंट्री के रूप में जाने जाने लगे। ठीक है, उसके बाद एक नए हीरो की एंट्री हुई, हमारे नेहरू जी। इंडिया आजाद हुआ, इंडिया के रूप में एक नया अवतार हुआ दुनिया के फ्रंट पे, जिन्होंने जितने भी अफ्रीकन और एशियन जो नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उनको लीडरशिप दी ना। इसी कारण से तो चाइना ने अटैक किया था ना, जेलसी हो गई थी नेहरू जी के करिश्मेटिक पर्सनालिटी से माओ को। तो हिंदी चीनी भाई भाई बोलते बोलते, पंचशील सिद्धांत करते करते अटैक क्यों करना था उन्होंने? दिखाना चाहते थे कि वी आर नॉट लेसर देन इंडिया। जिस टाइम हम 303 चलाते थे ना, उस टाइम उनके पास AK-47। तो नेहरू जी ने कहा कि ना तो हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक में जाएंगे अमेरिका के साथ, ना ही हम सोशलिस्ट ब्लॉक में जाएंगे रशिया के साथ। तो हम क्या कहलाएंगे? नॉन अलाइन मूवमेंट। हम किसी भी अलाई के साथ नहीं जाएंगे। नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू होता है, और इसके जो भी लोग थे, चूंकि इसके सारे मेंबर्स न्यू इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे और फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड हो चुका था, तो इसको क्या कहा गया? थर्ड वर्ल्ड कंट्री। जिस टर्मिनोलॉजी का मतलब आज के टाइम पे लोग पुअर कंट्रीज को देखते हैं, बिकॉज ज्यादातर ये कंट्रीज जो है काफी पुअर ही है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है अभी के टाइम पे, आज के कंटेक्स्ट में, क्योंकि तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है और सोशलिज्म अब लगभग उसकी एग्जिस्टेंस लगभग खत्म हो चुकी है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, वो टर्मिनोलॉजीज उन कंट्रीज के लिए होता है जो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। समझ में आ गया? क्लियर? तो जो हमारा डिस्कशन था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक नया आइडियोलॉजी का आना और उसके बाद उसमें आए बदलाव को समझना, वो ही है। जी, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े।
अगला पॉइंट क्या है? मोरले मेंटो रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल्स एक्ट। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मैंने कहते थे उस टाइम, ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट है। मोरले मेंटो रिफॉर्म्स। कौन थे मोरले मेंटो? मोरले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो थे इसी तरह से 1919 का जो एक्ट है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। मॉन्टेग्यू सेम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेम्सफोर्ड सेम वाइसरॉय। यहां पे क्या हुआ? पहला पॉइंट, इंक्रीज्ड मेंबर्स ऑफ इंपीरियल, सेंट्रल हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल यानी कि स्टेट। इसके मेंबर्स आते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, ठीक है। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर आते थे म्यूनिसिपल काउंसिल से, ठीक है। इसको पार्लियामेंट समझ लीजिए अभी के टर्म्स में, और इसको स्टेट लेजिस्लेचर समझ लीजिए अभी के टर्म्स में। क्लियर? ये डायरेक्टली लोग नहीं चुन रहे हैं, लोग चुन रहे हैं ये, यहां से आगे चुना जा रहा है ये, और यहां से आगे चुना जा रहा है वो। क्लियर? क्या क्या पूछना है? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब इनडायरेक्ट चुन रहे हैं ना। नेक्स्ट एक नाम आता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यहां लिखता हूं। फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इन गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। He was the first Indian.
सो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया। तो ये 1909 से पहले नहीं था और पहली बार इंडियंस को गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई। समझ में आ रहा है? डिमांड धीरे धीरे थोड़ा फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर मॉडरेट्स की डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे थोड़ा भी तो एक्सट्रीमिस्ट ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, सिस्टम ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक तरफ से इनको मॉडरेट्स की डिमांड को माना जा रहा है और एक्सट्रीमिस्ट के दिमाग को खत्म किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और काम किया गया, फूट डालो राज करो। वो कैसे किया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये नया टर्म 1909 के एक्ट में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब होता है कि मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम्स ही वे वोट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि मुस्लिम अपने आप को अलग मानेंगे, हिंदू अपने आप को अलग मानेंगे, तो एकजुटता तो खत्म हो गई ना। ये कौन रोज साइलेंट रहता है? ठीक है, इंट्रोडक्शन of the element of direct elections इस टाइम पे इलेक्शन वोट देने के लिए आपको सिर्फ 18 साल का नहीं होना चाहिए था, आपके पास एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लैंड होना चाहिए, है ना, टैक्स वगैरह पैसा होना चाहिए एक पर्टिकुलर। हाँ, तो इस तरीके से ये मुझे चेक करना पड़ेगा। उस टाइम पे मेरे ख्याल से 25 है शायद। ठीक है जी, हो गया 1909। अब आते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की तरफ, क्रांतिकारी आंदोलन। कौन होता है क्रांतिकारी? जी, कौन होता है क्रांतिकारी? क्रांति चलाओ, लेकिन कैसे? कल्ट ऑफ बम एंड कल्ट ऑफ गन, पर्सनल हीरोइज्म। ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन मोटिवेट कर रहा है अंग्रेजों की इनविंसिबिलिटी को चैलेंज कर। अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या हुआ? ब्रिटिशर्स पूरी तरह हारे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सरेंडर करना पड़ा, अमेरिकन ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें गुलाम बनाना है तो बुला लो। इससे क्या हुआ? अंग्रेजों की साख कमजोर हुई। ये सब एग्जांपल्स थे। इसके साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, जहां आम लोगों ने इतनी बड़ी ताकत सरकार लुई 16 को तख्ता पलट कर दिया। रशियन रेवोल्यूशन आया, जार के शासन को खत्म कर दिया गया। अब यहां पे जब
अंग्रेजों की जो एक्सप्लॉयटेशन, उनकी जो बेसिकली उनका वे ऑफ जो वर्किंग था और इंडियंस के साथ जो उनका बिहेवियर था, उससे एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो था काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। ये थे यूथ, पढ़े लिखे, समझदार, जो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे और जो ये मानते थे कि सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स करके, रेजोल्यूशन पास करके या मूवमेंट करके, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को करके आप आजादी हासिल नहीं कर सकते। अंग्रेजों के मन में डर होना चाहिए कि अगर उन्हें राज करना है तो उन्हें बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। इट हैज सम प्राइस इन्वॉल्व्ड। और इसीलिए ये रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट था उसकी शुरुआत यहां पे होते हुए आप देखेंगे। सबसे पहला इवेंट तो हम देख चुके हैं 1897 में। 1897 में ऐसा क्या हुआ कि चापेकर ब्रदर्स ने रैंड को, प्लेग कमिश्नर जो था, तो मारा? क्या हुआ ऐसा? पुणे में प्लेग फैला हुआ, प्लेग समझते हैं? एक महामारी। प्लेग एक बहुत भयंकर महामारी थी उस टाइम पे, और सिर्फ इंडिया में नहीं, यूरोप में, अफ्रीका में, हर जगह पे जब ये फैलती थी तो पूरा का पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाता था। चूहों से फैलता है। प्लेग फैला हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए रैंड को अपॉइंट किया गया। रैंड वहां गए और वहां पे उन्होंने बहुत एट्रोसिटीज की। यहां तक कि कई सारी कंप्लेंट्स ये भी आई कि उसने वहां पे कई सारी औरतों की इज्जत भी खराब की। और इस पर्टिकुलर टाइम पे पहला इंसिडेंस जो हुआ वो रैंड के खिलाफ ही हुआ, जब उनकी बग्गी को रोक करके उसे गोली मार दी गई। इसके बाद आप पढ़ते हैं खुदीराम बोस का बंगाल में। उसके बाद आप पढ़ते हैं सावरकर ब्रदर्स का। लेकिन जो अल्टीमेटली आप देखेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को, वो आप देखेंगे ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हुए, वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान वगैरह को देखेंगे। और उसके साथ साथ आप देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें भगत सिंह को भी आप शामिल होते हुए देखेंगे। हालांकि भगत सिंह ने अपनी चिट्ठियों में, लेटर्स में ये लिखा है, रेवोल्यूशन के थ्रू इस बदलाव को नहीं लाया जा सकता था। भगत सिंह वॉज ए ग्रेट थिंकर। इतनी कम उम्र में उनकी जो सोच थी वो कमाल की थी। एंड ही वाज सो पॉपुलर अमंग द इंडियंस। एक पर्टिकुलर टाइम पे उनकी पॉपुलैरिटी महात्मा गांधी से भी ऊपर थी। हर कोई भगत सिंह का फैन था। उनकी सोच इस तरह की थी। वो कहते थे कि अगर आजादी मिल भी गई तो क्या होगा, गोरे के बदले काले अंग्रेज आ जाएंगे, सिस्टम तो वही रहेगा। असल मुद्दा तो ये है कि हर भारतीय को उसका अधिकार मिले, और वो समाजवाद के थ्रू ही पॉसिबल है। उन्होंने ये भी माना कि जो उन्होंने साउंडर्स की हत्या की थी, साउंडर्स वही डीएसपी था जो लाला लाजपत राय के डेथ के लिए जिम्मेवार माना जाता है, क्योंकि उसी ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। एक ही एक्ट उन्होंने किया था, क्या, जिसके कारण उन्हें फांसी दी गई थी। और उन्हें ये यकीन था कि ये जो टेररिज्म का जो एक्ट किया गया है वो सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म को अचीव करना है तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको नहीं रखने चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी उनके किए हुए काम जो आप देखेंगे, खास करके जो उनका एपिक फास्टिंग था जेल के अंदर रह करके, वो अपने आप में आज तक वैसा एग्जाम्पल दुनिया में दोबारा नहीं मिलता। तो आप शुरुआत किए चापेकर ब्रदर्स से और फिर आते आते आप भगत सिंह तक पहुंचेंगे। उसके बाद भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जारी रहा, जिसमें बाघा जतिन को आप देखेंगे, जिन्होंने चितगांव आर्मरी को लूटने की कोशिश की थी। हालांकि उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए और बाद में उनको एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन फिर भी
ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इसके बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो वंदे मातरम गाते हुए, फांसी का फंदा चूमते हुए उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। पहला पॉइंट क्या आएगा? नाइनटीन सेंचुरी या एंड ऑफ 19th सेंचुरी कर दीजिए। दामोदर एंड बालकृष्ण। बालकृष्ण चापेकर। started the revolutionary activities in India. क्या किया इन्होंने? फाउंडेड, ये एफ है, हिंदू धर्म संरक्षिणी सभा। started celebrating गणेश उत्सव। शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव, तिलक वाला। छत्रपति शिवाजी को आइडियोलॉजी माना गया। छत्रपति शिवाजी की लाइफ देखे तो क्या था? कौन थे छत्रपति शिवाजी? तभी तो बाल गंगाधर तिलक, आपने देखा वीडियो में, छत्रपति शिवाजी के ऊपर व्याख्यान दे रहे थे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जी, शिवाजी किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ। मुगल को क्या माना जाता था? विदेशी, इन्वेडर्स। शिवाजी ने क्या किया? महाराष्ट्र का निर्माण किया।
तो शिवाजी को अगर आप आइडियोलॉजी बनाते हैं तो अंग्रेज यहां पे क्या है, आउटसाइडर, इन्वेडर्स, और आपका काम क्या है जी, यहीं से मसला शुरू होता है, यहीं से परेशानी शुरू होती है, यहीं से टशन शुरू होता है। क्योंकि शिवाजी को आप आइडियोलॉजी मान रहे हैं, आइडल मान रहे हैं, तो आपको भी वही काम करना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इन्होंने पुणे में जिम्नेजियम भी बनाया ताकि जो यूथ थे वो ताकतवर बन सके, स्ट्रांग बन सके। अल्टीमेटली क्या हुआ पुणे में प्लेग फैला और वहां पे 2 प्लेग कमिश्नर अपॉइंट किए गए। प्लेग कमिश्नर क्या नाम था, रैंड एंड अरेस्ट। ए उल्टा हो गया, AYRST, हाँ, रैंड एंड अरेस्ट। और ये हेल्प करने के बजाय लोगों को इन्होंने एट्रोसिटीज करी, इसके खिलाफ फिर चापेकर ब्रदर्स ने इनका कत्ल कर दिया। तो ये आपका घटना हुआ 1897 में, रैंड को killed by चापेकर ब्रदर्स in first act of revolutionary movement in India. Revolutionary movement in India, ये एग्जाम्पल सेट हो गया कि जो भी क्रूएलिटी करेगा, गलत करेगा, उसको मार दो। तो एक बेसिकली एक सिस्टम में शुरू हो गया। उसके बाद जो बदमाश ऑफिसर है, ये अच्छे ऑफिसर को नहीं टच करते थे, लेकिन जब बदनाम ऑफिसर होता था, जो गलत करता था इंडियंस के साथ, उसको वो मारने का एक रिवाज इंडिया में शुरू हो गया। नेक्स्ट आते हैं, कौन आते हैं, प्रमोथा मित्तर। प्रमोथा मित्तर बंगाल में 1902 अनुशीलन समिति स्थापित की गई, फाउंडेड अनुशीलन समिति, रेवोल्यूशनरी ग्रुप, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी। रेवोल्यूशनरी ग्रुप था उस तरह का जो इस तरह की आइडियोलॉजी बिलीव करते थे कि कुछ भी हो उसके खिलाफ एक्शन लो। फिर नाम आता है वीडी सावरकर, वी डी विनोद दामोदर सावरकर। 1904 अभिनव भारत सोसाइटी। आपको पता है वीडी सावरकर, जिनको काला पानी भी दिया गया 2 बार, एक बार तो ये जहाज से ही कूद के भाग गए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अभिनव बासठी, उसके बाद आएगा बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त। बरिंद्र कुमार घोष ये अरबिंदो के भाई थे। ये बरिंद्र कुमार घोष जो थे वो अरबिंदो के भाई थे। अरबिंदो याद है ना, कल लिखा था। कौन थे अरबिंदो? वेरी गुड। एंड भूपेंद्र नाथ दत्त कौन सी किताब लिखी थी? वेरी गुड। भूपेंद्र नाथ। ये तो आर्टिकल्स हैं, बुक तो वो है भवानी मंदिर। युगांतर वीकली उन्होंने शुरू किया। एंड सपोर्टेड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। युगांतर नीचे ऊपर था, वीकली। ठीक है, तो इस टाइम पे अलग अलग और भी न्यूज पेपर थे, जैसे युगांतर के साथ एक था काल, नहीं वो अलग था। युगांतर और संध्या अलग अलग न्यूज पेपर थे उस टाइम पे जो पब्लिश किए गए, लेकिन ये बेसिकली रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को ही सपोर्ट करते थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट वीक हम शुरू करेंगे रेवोल्यूशनरी एक्ट और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया। गदर पार्टी, करतार सिंह सराफा, ठीक है, ये सब जानेंगे समझेंगे। और इसके साथ साथ ही हम शुरू कर देंगे गांधीयन एरा, गांधी जी का सारा मूवमेंट। थैंक यू सो मच। सवाल आपको ये अलाउ परमिशन लेके छापता हूँ। ये बैग जगह पे छापा जाता था, वहां पे छापेमारी होती थी, तो पकड़ा जाता था, जलाया जाता था।